नहीं करने, हमने उससे नीचे जो मेन मटेरियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे हम ये चीजें डिफाइन कर रहे होंगे। अ, हम जाते हैं कौन से टी कोड पे काम करेंगे हम अपना। टूल्स पे गए थे और एस पी आर ओ पे भी, एस ए पी रेफरेंस जी। और यहाँ पे जो पहले वर्किंग की थी हमने वो की थी एंटरप्राइज सेक्टर में। लेकिन अभी हमने कहाँ पे ये जाके डिफाइन करना है अपने मटेरियल मैनेजमेंट के मॉड्यूल में। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ये लॉजिस्टिक जर्नल है, इससे नीचे है हमारे पास मटेरियल मैनेजमेंट। तो हम यहाँ पे जाएंगे पहले मटेरियल मैनेजमेंट में, इसके बाद हमने जाना है परचेजिंग में। परचेजिंग में जाने के बाद यहाँ पे हमने डिफाइन करने हैं अपने परचेज ग्रुप। ये आ रहा है हमारे पास क्रिएट परचेज ग्रुप। बेसिकली किस लिए डिफाइन करने हैं, आप यहाँ से जाके इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो सिंपली बता रहा है कि परचेज ग्रुप डिवाइडेड टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बेसिकली ये पीपल के ग्रुप में डिवाइन कर देता है जो वर्किंग कर रहे होते हैं, जो परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं। अब बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह परचेज ग्रुप को लेके चलती है। अब मोस्टली ये होता है कि परचेज ग्रुप की बेस पे इनको कास्ट सेंटर एलोकेट होते हैं जो सीओ का मॉड्यूल है, और उसकी बेस पे यहाँ पे फंड्स यूज हो रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है लेक्चर? मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं जी कर रहा। रिकॉर्ड पे एक है, कर रहे हो बस, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर। प्लीज। इसमें ये है कि परचेज ग्रुप बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट जो ऑलरेडी पहले से परचेज ग्रुप डिफाइन है। अच्छा, बाकी जितनी भी चीज़ें हमने डिफाइन परचेजिंग की किधर से आएगा? जी। परचेजिंग ये किधर से आएगा? ये बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट में नीचे परचेजिंग आ रहा है। अभी आप इस स्क्रीन को छोड़ें, आप चले, मैं थोड़ा सा स्लो इसको करूँगा, इसके बाद जब वीडियो देखेंगे आप बाद में तो ये चीज़ें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगी। ये है कि नोट डाउन करते रहें, लेकिन अभी स्क्रीन पे यूज़ बाद में कीजिएगा आप। क्योंकि अगर वो फिर उस तरह उसमें बैठे रहें तो वो चीज़ें बड़ी लेट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी हमने कवर करना है। फिर बाद में इस पे डिस्कस कर लेते हैं जब क्लास एंड होती है तो। अ, यहाँ पे हम जाएंगे न्यू एंट्री में। अच्छा, मैं बता रहा था कि जो इससे पहले चीज़ें हमने डिफाइन की हैं बेसिकली वो थे फोर करेक्टर। कंपनी कोड, प्लांट, वो सब चीज़ें थी फोर करेक्टर, और यहाँ पे जो परचेज ग्रुप हम डिफाइन करते हैं ये बेसिकली थ्री करेक्टर होते हैं। अब इसको हम यूज़ कर लेते हैं NT1। अच्छा, ये एंटी से रिलेटेड पहले ही डिफाइन हो गया, हम कर लेते हैं N10। अच्छा, ये भी डिफाइन है, N10 भी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं TN और 1। सर ये परचेजिंग मिल गया, आगे इसके अंदर ये किसमें आएंगे, पढ़ेंगे? परचेजिंग में हमने नेक्स्ट नीचे आ रहा है क्रिएट परचेज ग्रुप। हाँ जी, करचे क्रिएट परचेजिंग ग्रुप आ रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने परचेज ग्रुप्स डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैं एक अगर चेक कर लेता हूँ मेरे पास अगर बीपीटी कुछ पड़ा हुआ है तो हम उसी को लेके चलेंगे। लेकिन
अच्छा, बेसिकली ना ये एक कंप्लीट, जो मैं कल बता रहा था कि जब भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, उसको कहते हैं बीपीडी, बिजनेस ब्लूप्रिंट। और उस पर कंप्लीट चीज़ें मेंशन होती हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे डिफाइन करनी है। और ये कंप्लीट एक चार्टर होता है जिसमें। जी। हेलो। आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा ना, जैसे अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने कंपनी कोड और वो चीज़ें डिफाइन की, तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है एनटीडीसी का, जो रिसेंटली मैंने जहाँ पे ट्रेनिंग दी है, ये अभी को 2 3 4 मंथ पहले ही। तो उधर का जो सेटअप था क्या था, सबसे पहले उनका कंपनी कोड था, कंपनी कोड के बाद उनके नेक्स्ट जो है एमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके प्लांट थे। और जैसे हमने एक प्लांट डिफाइन किया तो उनके ये डिफरेंट प्लांट थे, जो इसमें उन्होंने एक ये बीपीटी जो एक बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है तो उसके अंदर कंप्लीट ये चीज़ें डिफाइन होती हैं। इसके बाद इनकी डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस थी, जो स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद उनकी परचेज ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो ये वर्किंग हम कर चुके हैं। उसके बाद ये परचेज ग्रुप, ये उनके डिफरेंट परचेज ग्रुप थे, उन्होंने लोकेशन वाइज अपने परचेज ग्रुप बनाए हुए थे। जिस जिस लोकेशन पे वो वर्क कर रहे थे तो वहाँ के लोकेशन को उन्होंने परचेज ग्रुप बनाया हुआ था, ताकि वहाँ पे जो पर्सन होंगे वो लोकेशन वाइज वर्क कर रहे होंगे। तो बेसिकली परचेज ग्रुप हम पे डिपेंड है कि हम उसको किस तरह से बना रहे होते हैं, लोकेशन वाइज बनाते हैं, प्रोडक्ट वाइज बनाते हैं, किस सिनेरियो में हम वो परचेज ग्रुप बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हम परचेज ग्रुप बनाते हैं, एंटी ये हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के लिए या लोकल प्रोक्योरमेंट के लिए। रिजवान भाई, इसमें जो परचेजिंग ग्रुप उन्होंने डिफरेंट बनाए थे, ये इनकी हर परचेज ग्रुप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी या सेम ही रिक्वायरमेंट थी? बेसिकली ना रिक्वायरमेंट सबकी सेम ही होती है। जब परचेज ग्रुप ये बेसिकली डिफाइन करने होते हैं, जो प्रोक्योरमेंट जब हो रही होती है तो वहां पे इसको यूज कर रहे होते हैं। फिर इसमें ना जो हमारी बिजनेस की टीम होती है, वो ऑथराइजेशन वगैरह देती है कि अगर इस प्लांट से वर्किंग होगी तो ये परचेज ग्रुप के मेंबर को अलाउ होगा कि वो यहाँ पे काम कर सके। ये ऑथराइजेशन फिर हर प्लांट वाइज हम उसमें यूज कर सकते हैं कि इनको सिर्फ इस प्लांट तक की एक्सेस होगी। क्योंकि मेरा ख्याल है बेसिकली वो परचेज ग्रुप अगर एक भी हो तो उसको जो अपना अगर प्लांट वाइज सेग्रीगेट करना है तो हम कॉस्ट सेंटर से या ऑर्डर से भी सेग्रीगेट कर सकते हैं किसी तरह से उसको, हाँ, कि कौन सी जो मैंने कॉस्ट है वो किस मैंने प्लांट पे हिट करेगी। जी ऐसे ही है, मैंने यही बताया कि हम ना ये हर ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा होता है कि वो किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं परचेज ग्रुप को। जैसे मैं सही है। बताता हूँ यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या चल रहा होता है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको परचेज हम्म। ग्रुप डिफाइन किया जाता है। क्योंकि बेसिकली उन्हीं को फिर बैकएंड पे बजट एलोकेट होता है और उन्हीं बजट में रह के वो प्रोक्योरमेंट या उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको सेग्रीगेट करते हैं। सही है। अ, यहाँ पे जनरलाइज हम वो लेके चलेंगे लोकल के लिए और इम्पोर्ट के लिए। फिर बाकी वो हर पर्सन डिफाइन करे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो किस तरह इसको लेके चलना चाह रहा है, वो आप पे डिपेंड करता है कि। और ना जब क्लास एंड होनी है तो आप लोग ये जो वर्किंग कर रहे होंगे, इस पे ऐसे वर्किंग कीजिएगा जैसे ही आपका एक प्रोजेक्ट है। तो लास्ट में ये सब चीज़ें मैं आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट ओवरव्यू करूंगा, और एंड पे मैं प्रोक्योरमेंट साइकिल रन करके देखूंगा उसके अंदर कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर प्रोक्योरमेंट साइकिल प्रॉपर रन करेगा, इट्स मीन कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन सब एक्यूरेट है। तो उसी एक ही प्रोसेस से आइडिया हो जाएगा कि आपने वर्किंग प्रॉपर की है या नहीं की। तो इसलिए आप इस तरह से इस चीज़ को लेके चलें ताकि एंड पे एक डॉक्यूमेंट भी हो आपके पास और वो प्रोसेस भी आपके पास रन हो जाए। सर, ये आपने दो डिफरेंट परचेज ग्रुप बनाए हैं? बेसिकली एक लोकल के लिए मैंने बना दिया, एक इंपोर्ट के लिए। ये आप जैसे इसको डिवाइड करना चाहें, लोकेशन वाइज करना चाहें, प्लांट वाइज या उनके डिपार्टमेंट वाइज करना चाहें, वो जिस तरह से आप कर लें इसको, ये हम खुद से डिफाइन दोनों के कर रहे होते डिफरेंट परचेज कोड होंगे? हैं। हाँ, हर उसका आपने अलग से परचेज ग्रुप डिफाइन करना है, और वो सेम ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, बेसिकली ना ये चीज़ें डिफाइन हो रही होती हैं हमारी क्लाइंट लेवल पे।
बेसिकली जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उस लेवल पे कुछ चीजें हमारी उस लेवल पे सेव होती हैं, कुछ हमारी प्लांट लेवल पे चीजें सेव होती हैं और कुछ हमारी होती हैं कंपनी कोड लेवल पे। अब ये तीन लेवल हैं डिफरेंट। अगर एक चीज कंपनी कोड लेवल पे डिफाइन होगी तो इट्स मीन के वो एक ही कंपनी कोड में हम उस चीज को यूज कर रहे होंगे। ऐसे ही अगर एक चीज हम प्लांट लेवल पे डिफाइन कर रहे होंगे तो वो उसकी एक्सेस सिर्फ उसी प्लांट पे होगी। ठीक है, उस प्लांट से हटके नए प्लांट के लिए हमें वो चीज अलग से ही डिफाइन करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन होती है ये हमारी होती है क्लाइंट लेवल पे। जैसे कि हमने निषाद ग्रुप है और इसमें जितने भी हम कंपनी कोड बना बना लें इसके अंदर और प्लांट बना लें तो सबके लिए क्या है कि ये परचेज ग्रुप क्या होंगे, अलाउ होंगे, वो इन परचेज ग्रुप्स को यूज कर सकता है। ये वही डाटा सेव किया है तो इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। सर अ, ये अभी आप यूज कर रहे हैं इसलिए हमारे स्क्रीन पर नहीं एंटर हो रहा। जी मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट में बताया है कि अभी आप एसएपी पे वर्किंग ना करें, अभी जस्ट देखें। इसके बाद फिर अच्छा। आपके पास टाइम होगा, मैं स्क्रीन से जब आउट होऊंगा तो फिर ही आप इस पे वर्किंग कर सकेंगे, विदाउट ये चीजें आप नहीं कर सकते। इसमें अच्छा। यह है कि वो बार बार एक ही वो चीज अगर आप इसको ओपन कर लेंगे फिर मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं इस पे कैसे वर्किंग करूं। तो इसको अभी आप वेट करें और बाद में इस पे वर्किंग कीजिएगा। अच्छा, इसमें ये मेन ये है कि सबसे पहले हम परचेज ग्रुप का 3 कैरेक्टर नेम रखेंगे, डिस्क्रिप्शन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, अगर ये सब की सब डिटेल है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, ईमेल एड्रेस है और एक्सटेंशन नंबर है तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जस्ट जो कंपलसरी चीज़ें हैं वही सेव मैं कर रहा हूँ। अब हमारे पास बल्कि एंटी किस नेम से हमने डिफाइन किया अभी बताइए। सर एक TN1 था और एक NTN2 था। दोबारा बताइएगा। एक TN1। TN1 था सही है। और एक NTN2 था। अच्छा, वो NTN2 लिख दिया था उसको हमने। जी सर। बेसिकली ये इसीलिए मैं चाह रहा था कि ये चीजें ना हम कॉपी कर लें ताकि बाद में जब इनको देखना जाए तो ये हमें चीजें क्लियर हों। तो TN1 को हम यूज करेंगे और इसको फिर हम फर्दर आगे जब प्रॉपर वर्किंग करेंगे प्रोक्योरमेंट साइकिल में तो वहां पे फर्दर हम चीजें अगर डिफाइन करनी होंगी तो हम वहां पे डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने चीज़ें डिफाइन की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिस पे आज हमने काम करना है वो हमारा है मटेरियल मास्टर का। तो प्रॉपर हम जाते हैं मटेरियल मास्टर में। ये जो इसका पाथ है उसके थ्रू जाते हैं। सबसे पहले हम लॉजिस्टिक जर्नल में जाएंगे, मटेरियल मास्टर और फील्ड सिलेक्शन में। तो अभी इस स्क्रीन पे जाते हैं और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इसमें जो थ्योरी से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ साथ ही हो जाएंगी। इसमें कहाँ पे जाना था हमने, ये जो SPRO की स्क्रीन है इसी में है हमारे पास लॉजिस्टिक जर्नल। यहाँ पे जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल में। लॉजिस्टिक जर्नल के बाद हम जाएंगे मटेरियल मास्टर में। मटेरियल मास्टर में सबसे पहले जाएंगे हम फील्ड सिलेक्शन में। अच्छा, बेसिकली इस स्क्रीन पे ये जो हमारे पास पहला टैब है असाइन फील्ड्स टू फील्ड सिलेक्शन, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इस पे आप लोगों ने कुछ वर्किंग नहीं करनी, ये ऑलरेडी फील्ड्स डिफाइन है। अच्छा, यहाँ पे जो फील्ड्स आ रही हैं हमारे पास ऑलमोस्ट फील्ड ग्रुप आ रहे हैं हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 200+ फील्ड्स ग्रुप हैं। बेसिकली ये फील्ड्स ग्रुप किसको डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम एक मटेरियल क्रिएट कर रहे होते हैं, मटेरियल का मास्टर डाटा जब भी हमने मटेरियल क्रिएट करना है तो उसके लिए टी कोड है हमारे पास MM01। अच्छा, अभी पहले एंड यूजर स्क्रीन पे जाते हैं। जब मटेरियल क्रिएट हो रहा होता है तो उसकी क्या स्क्रीन है, उसके लिए टी कोड है MM01।
अच्छा, बेसिकली जब हमने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है और पहली स्क्रीन भी ओपन रहे तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे /o, ठीक है, न्यू स्क्रीन के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि इसी स्क्रीन पे नई स्क्रीन ओपन हो तो इसके लिए यहाँ पे हम /n कर देंगे और यहीं पे ये एक नई स्क्रीन हमारी ओपन हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये स्क्रीन भी ओपन रहे और नई स्क्रीन ओपन हो, तो इसको जब एंटर करेंगे तो हमारे पास एक और टैब ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब भी हमने मटेरियल डिफाइन करना है, सबसे पहले हमारे पास ये मटेरियल का नंबर, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली ही हमारे पास आएगा जब हम मटेरियल को नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। सेकंड यहाँ पे है हमारे पास इंडस्ट्री सेक्टर। हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर डिफाइन करेंगे कि हमारा किस टाइप की इंडस्ट्री है। ये हम खुद से ही डिफाइन कर रहे होंगे ताकि इस पे हम आगे वर्किंग कर सकें। जैसे एंड गैस, अच्छा, इसमें बहुत सी एनर्जी डिवीजन में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास था एंटी। अच्छा, जब भी हम एक मटेरियल एंड यूजर स्क्रीन वर्क कर रहा होता है तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री सेक्टर यूज कर रहे होते हैं और उसके बाद हम यूज कर रहे होते हैं मटेरियल टाइप। अब जो इसमें हम डिफाइन करेंगे, पहले इंडस्ट्री सेक्टर ऑलरेडी कुछ डिफाइन है, उन्हीं को यूज कर रहे होंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे पास मटेरियल टाइप, ये हम मटेरियल टाइप डिफाइन करेंगे। इसके बाद जब हम कोई भी मटेरियल क्रिएट कर रहे होंगे तो नेक्स्ट लेवल पे जब हम वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, वो मटेरियल हमारा बेसिक डाटा, परचेजिंग, एमआरपी और हमारे फाइनेंस से रिलेटेड उसकी जो मेन हेडिंग्स होंगी, और उसके बाद जनरल डाटा, इसको ओके करेंगे। तो ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा कि ये किस प्लांट में हमने डिफाइन करना है और स्टोरेज लोकेशन क्या होगी। ये हमारे पास एक, मैं पुरानी कंपनी के अंदर यूज कर रहा हूँ, इसकी मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि आपको एंड यूजर स्क्रीन है वो मैं दिखाऊं कि जब एक मटेरियल क्रिएट हो रहा होता है तो कौन कौन सी चीजें वहां पे यूज होती हैं। ये जो जब भी एक मटेरियल क्रिएट कर रहा होता है, मटेरियल का मास्टर डाटा, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है नंबर रेंज, जो मटेरियल ऑटोमेटिकली पिक कर रहा होता है जो आप मास्टर डाटा में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये अभी हम डिफाइन करेंगे इस चीज को। उसके बाद वहां पे जो फील्ड सिलेक्शन आ रही हैं, ये जो मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं तो उसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास को 1000+ फील्ड्स हैं जो यहाँ पे गिवन है, ये ऊपर हमारे पास, ठीक है। इसमें फील्ड्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है जब भी हम कोई भी मटेरियल डिफाइन करें, कौन सी फील्ड्स को हमने ऑप्शनल करना है, कौन सी फील्ड्स को सप्रेस करना है। बेसिकली फील्ड कौन सी है हमारे पास, ये जो आ रही हैं बेसिक डाटा में हमारे पास, ये यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल ग्रुप, ओल्ड मटेरियल डिवीजन, ये सब के सब क्या है, एसएबी में इनको कहा जाता है फील्ड। ये हर उस टैब के अंदर डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं जो उस टैब से रिलेटेड है। तो ये ऑलमोस्ट है 1000+ फील्ड्स। अब जो अभी ये स्क्रीन मैंने ओपन की थी यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन वाली, असाइन फील्ड सिलेक्शन टू फील्ड ग्रुप, ये हमें हमारे पास ये 1000 यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो शो कर रही हैं, उनके जो टेक्निकल नेम एसएबी के अंदर वो नेम आ रहे हैं और वो किस लिए यूज होती हैं। तो बेसिकली ये फील्ड, ये जो टैब हमारे पास जस्ट इसलिए हम यूज करते हैं कि कौन सी फील्ड को हमने ऑप्शनल करना है, कौन सी फील्ड्स को सप्रेस करना है, कौन सी फील्ड्स को हमने कंपलसरी करना है। मेन के जब हम मटेरियल का मास्टर डाटा करें तो जैसे जिनके ऊपर ये टिक का निशान आ रहा है तो ये कंपलसरी है, जब तक हम इनको फिलअप नहीं करेंगे हमें नेक्स्ट वर्किंग करने नहीं देगा ऐसे भी। तो कौन सी आइटम कंपलसरी करने हैं, सप्रेस करने हैं, ऑप्शनल करने हैं, तो इसकी सेटिंग कहाँ से होती है हमारी, बेसिकली फील्ड से हो रही होती है, फील्ड सिलेक्शन से। चाहे हम वेंडर का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे हो, जीएल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे हो, तो सब का सब लिंक होता है, इन चीजों का लिंक होता है हमारी फील्ड के साथ। और ये फील्ड एसएपी ने ऑलरेडी हमें डिफाइन करके दी हुई है, हम बस उन्हीं फील्ड को यूज करेंगे और अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे होंगे इनके अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखें मेंटेन फील्ड्स में, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए, सेमी फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स के लिए ऑलरेडी क्या है, एसएपी ने स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रॉ मटेरियल है तो उन्होंने बैकएंड पे ये देखे यूनिट ऑफ मेजर और ये चीजें क्या की हुई हैं, कंपलसरी की हुई हैं, एक ऑप्शनल है और ये रिक्वायर्ड एंट्री आ रही है, ठीक है।
तो कौन सी चीजें हमने ऑप्शनल करनी है, सप्रेस करनी है, ये इसलिए यूज होता है। लेकिन ये जस्ट है इन्फॉर्मेशन के लिए। इस पे इन दोनों टैब्स पे आप लोगों ने कोई चीज डिफाइन नहीं करनी, कोई यूज नहीं करना। ये जस्ट मैंने कहा कि सर अंडरस्टैंडिंग हो मीटिंग जाए खत्म होने आपको। वाली है टाइम। मीटिंग खत्म होने वाली। अच्छा, बेसिकली ना जूम पे वही बताया, वो बता रहे थे कि वो 30 मिनट की एक्सेस होती है। अगर किसी के पास कोई पेड वर्जन है तो उधर से आप कॉल कर लें, तो उस पे हम वो कर लेते हैं मीटिंग। या फिर हम प्रॉपर वही उसी पे आते हैं टीम पे, क्योंकि टीम पे हमारे पास 1 आवर होता है तो हम मोस्टली उसमें टॉपिक कवर कर लेते हैं। क्या और कहते हैं टीम आप? बेहतर है इससे, टीम इससे बेहतर, टीम बेहतर है सर इससे। हाँ, तो ऐसे है कि चलें, ये इधर से हम क्विट करते हैं और हम टीम पे दोबारा से ज्वाइन करते हैं और इस क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके भाई। ओके। हाँ साहब मुझे कॉल कर लीजिएगा उसमें टीम पे। जी मैं कर लेता ठीक है हूँ। जी, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। दोबारा से आते हैं इंशाल्लाह उधर। अ, अगर किसी की रिक्वेस्ट आती भी है तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, इधर से एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोबारा से मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि जो रहते हैं वो भी आ जाए हमारे पास। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास मटेरियल जब क्रिएट कर रहे हैं मटेरियल का मास्टर डाटा, तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कंपलसरी हैं। अब बेसिकली मैं बता रहा था कि ये जो फील्ड यूज हो रही हैं जितनी भी हमारी, इसका लिंक कहाँ पे है कंपलसरी होने का और ऑप्शनल होने का? वो कहाँ से होता है? हमारी फील्ड सिलेक्शन से। तो वो एसएपी ने ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड डिफाइन करके दिए हुए हैं, हम बस उन्हीं को यूज करेंगे। क्योंकि जो चीजें अराउंड द वर्ल्ड चल रही होती हैं तो एसएपी ने स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड किए हुए होते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं एसएपी के अंदर। तो हम उन्हीं को कॉपी कर रहे होते हैं उन स्टैंडर्ड को, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें ये फील्ड सिलेक्शन तो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। मजीद यहाँ से अब आप जाएंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन में तो आपको मजीद ये चीजें कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, वहां पे आ रहा था हमारे पास डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर, कि किस इंडस्ट्री में हमने एसएपी की, हमारी कौन सी इंडस्ट्री है। तो जब इसको हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे जो एसएपी ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी डिफाइन करके दी हुई होती है। मोस्टली उन्हीं इंडस्ट्रीज में से हम यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे ये एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो हम इसी को यूज करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये डिफरेंट है। अच्छा, बेसिकली ना यहाँ पे तो खुद से भी डिफाइन की हुई होंगी, लेकिन जो एसएपी का स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड में 6 से 7 एसएपी ने डिफाइन करके दी हुई होती हैं और उन्हीं को हम यूज कर रहे होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है एसएपी के। जी। स्क्रीन शेयर कीजिए सर। हाँ भी नजर आ रहा है। जी, आ रही है स्क्रीन सबको? अब आ गई। हाँ, यस बेसिकली ना सर। ये कहाँ पे यूज होती है, ये जो हमने इंडस्ट्री सेक्टर, अगर आप खुद से डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आके खुद से यहाँ पे एक इंडस्ट्री सेक्टर डिफाइन कर सकते हैं न्यू एंट्री में। यहाँ पे आएंगे, इंडस्ट्री का नेम लिख, सेक्टर 1 करेक्टर नेम देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, या ABC में से कोई भी एक करेक्टर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे इंडस्ट्री सेक्टर हमारी, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि उसके लिए फील्ड रेफरेंस कौन सा है। बेसिकली ROH यूज हो रहा होता है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड। अगर FERT है तो फिनिश गुड से रिलेटेड। तो वो डिफरेंट ऐसे भी स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ROH को असाइन कर लीजिएगा। तो ये ऑलरेडी क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड एसएपी में यहाँ पे डिफाइन है तो मैं उसी को यूज करूंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इससे हटके, अगर आपकी इंडस्ट्री है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिएगा। तो मैं इसी को यूज करूंगा, इको जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो फील्ड यूज की हुई है M, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा ROH, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है एसएपी का तो मैं उसी को लेके चलूंगा। इसको सेव करेंगे तो एक वैसे ही TR जनरेट होगी जो भी डाटा सेव करेंगे। बेसिकली ये भी किस लेवल पे डिफाइन हो रही है, हमारी क्लाइंट लेवल पे। इसको असाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जब हम मटेरियल क्रिएट करेंगे तो वहां पे इसकी असाइनमेंट हो रही होती है उस मटेरियल के साथ। ये सिर्फ इस फील्ड सिलेक्शन के अंदर जो मेन हमारी वर्किंग होती है उसको बस चेक कर रहे होते हैं। यहाँ डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर डिफाइन करते हैं। क्यों करना है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वर्किंग है वो होती है हमारी बेसिक सेटिंग पे। बेसिक सेटिंग में आएंगे और इसके बाद मैसेज
अभी देख लेते हैं। अली असगर नहीं हो रहा है, मैं उसको कनेक्ट कर लूं। अली असगर कनेक्ट हैं आप? क्या इशू है? वो व्हाट्सएप आपने की है, आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही? अब शो हो रही है या नहीं शो हो रही? अली असगर बताइएगा। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट हमने जाना है कहाँ पे? लॉजिस्टिक जर्नल, मटेरियल मास्टर, और उसके बाद हम जाएंगे बेसिक सेटिंग। अच्छा, जब भी एसएपी में जब हम मटेरियल डिफाइन कर रहे होते हैं या चीज़ें जब बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, तो इसमें एफआई के साथ लिंक होता है, एमएम का, और एफआई का पीपी के साथ डिफरेंट मॉड्यूल का आपस में लिंक क्रिएट हो रहा होता है। बेसिकली इसको कहते हैं कि इंटीग्रेशन हमारी हो रही होती है दूसरे मॉड्यूल के साथ। अ, तो अब यहाँ पे जो ये स्क्रीन है हमारे पास, ये थर्ड पे आ रहा है, मेंटेन कंपनी कोड फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। बेसिकली इस स्क्रीन पे जब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारी यूजर 30 कौन है? ये 30 मुझे बताइएगा। आपको मैंने कहा है कि अभी आप लोग वर्किंग को ना करें, अभी सुकून से वीडियो को देखें। हमजा, स्क्रीन से बाहर आ जाएं। अब ये एफआई का यूजर है, वो इसने स्क्रीन को लॉक किया हुआ है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ, एक मिनट हो रही है सर, एक मिनट वेट करें, अभी नहीं हो रही होगी, शो होगी। अब बेसिकली स्क्रीन का बेसिक पर्पस क्या है? इसमें हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं अपने एमएम मॉड्यूल की एफआई मॉड्यूल के साथ, ठीक है। अब इसमें जो फिजिकल ईयर बेसिकली डिफाइन हो रहा होता है हमारा एफआई के मॉड्यूल में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात की थी कि जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो आपको कुछ एफआई से जब लिंक करना है तो वो कुछ इश्यूज आएंगे। तो उसमें ये है कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिंक करूंगा, आप भी अपने कंपनी कोड के साथ जो फिजिकल ईयर मैं इधर डिफाइन कर रहा हूँ आप भी वो साइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके उसमें भी एफआई की वो चीज़ें जो मेन इंटीग्रेशन है वो हो जाए। NT10 हमारा कंपनी कोड है, निशार टेक्सटाइल। अब इसको हमने लिंक करना है अपने फिजिकल ईयर के साथ। तो अभी करंट कौन सा फिजिकल ईयर चल रहा है? 2023। अब बेसिकली पाकिस्तान में फिजिकल ईयर कैसे चल रहा होता है? ये स्टार्ट होता है हमारे पास जुलाई से और जून तक चल रहा होता है। तो बेसिकली जुलाई अगर हमारा फर्स्ट मंथ है तो अभी मार्च कौन सा मंथ होगा हमारा? 9 महीना सर, 9 मंथ। 8 सर। 9 मंथ। 9 होगा, 8 होगा? 9। बेसिकली हमने ना चलना होता है एसएपी के अकॉर्डिंग ही। तो फिजिकल ईयर 2023 है हमारे पास, जो पीरियड है वो 9 चल रहा है। और सेकंड, यहाँ पे ये दो टैब आ रहे हैं, ये क्या कह रहा है? इसको देखेंगे तो ये कह रहा है कि अलाउ पोस्टिंग टू प्रीवियस मंथ, प्रीवियस पीरियड। बेसिकली ये कह रहा है कि हम इस चेक बॉक्स को ऑन करेंगे तो हमारे पास 9 और 8 दोनों मंथ के अंदर हमें एसएपी अलाउ करेगा कि हम पोस्टिंग कर सकेंगे। अगर इसको चेक बॉक्स को ऑन नहीं करते तो इट्स मीन के हमें वो सिर्फ करंट मंथ में ही पोस्टिंग करने के अलाउ करेगा। तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, हम इस चेक बॉक्स को ऑन करेंगे ताकि हम 2 मंथ्स के अंदर अपने अगर प्रीवियस मंथ में कुछ हमने एंट्री वगैरह करनी है तो वो कर सकें। अच्छा, जब भी एफआई में यह चीज़ें इसमें डिफाइन हो रही होती हैं तो हमारे मंथ क्लोज हो जाता है। मीन के एक मंथ में जिसमें वर्किंग कर रहे होते हैं उसके प्रीवियस मंथ जो है हमारा जो पीरियड है वो क्लोज हो जाता है। उसके लिए अगर आपने किसी प्रीवियस मंथ में पोस्टिंग करवानी होती है तो वो फिर आप मेल करते हैं अपने डिपार्टमेंट को,
जो ईआरपी का डिपार्टमेंट होता ये है जुलाई जी। से मार्च, जुलाई से मार्च जुलाई तक है। जुलाई से स्टार्ट होता है ये और जून पे एंड होता है, जी, लेकिन अभी हमारे पास मार्च चल रहा है तो इट्स मीन के ये 9 मंथ अच्छा, होगा। ठीक है सर। तो हम यहाँ से अलाउ कर देते हैं प्रीवियस उसमें मंथ में भी अलाउ। बेसिकली अगर हमारे पास कुछ टाइम बचा तो ये जो मेन चीजें हैं, फिजिकल ईयर, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सब चीजें एक सेशन रख लेंगे जो एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी यूज होती हैं। फिजिकल ईयर वेरिएंट होगा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, तो वो एक डेमो दे दूंगा कंप्लीट उसका ना, ताकि वो चीजें आपको आइडिया हो हाउ नाउ हो के एफआई के साथ कहाँ पे चीजें लिंक कर रहे होते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी ये है कि इसको हम यहाँ से सेव करते हैं डाटा को। तो इट्स मीन कि हमारी इस लेवल पे एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन हो गई है। यहाँ पे हमने अपने प्लांट को और कंपनी कोड के साथ इसका लिंक क्रिएट कर दिया है। जब भी हम पोस्टिंग कर रहे होंगे तो वो हमें अलाउ करेगा इसमें चीज़ों को पोस्ट करने में। ये मेन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसको मजीद अगर आपने पढ़ना है क्या चीज़ है, क्यों करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन देख लीजिएगा, ये किस लिए करते हैं, मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। सर इसमें असाइन कितने की जरूरत? नहीं नहीं, ये असाइन नहीं, बेसिकली ये सेटिंग ही हमारी यूज हो रही होती है जो हम उसमें कर रहे होते हैं नेक्स्ट ना, बेसिकली कंपनी असाइन कोड और उस एफआई में जी। करेंगे। असाइन सिर्फ असाइनमेंट सर इसकी फाइनेंशियल में हो रही होती है, इसकी असाइनमेंट कंपनी रिजवान कोड की और रिजवान भाई, फिजिकल ईयर। ये जो पीरियड है ये हर पीरियड ओपन करना पड़ता है इसी तरह, या पीरियड हाँ, ऑटोमेटिकली जो है ना वो नेक्स्ट पीरियड ले लेता है सिस्टम? नहीं नहीं, ये आपको हर मंथ ओपन करना पड़ेगा। प्रीवियस मंथ को क्लोज करना पड़ेगा और करंट ओपन करना पड़ेगा। ये है कि नेक्स्ट क्लास में जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो वो चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर होंगी। बेसिकली एंड यूजर की ये वर्किंग होती है कि उसने कौन से पीरियड को ओपन करना है, कौन से को क्लोज करना है। अगर प्रीवियस ओपन करना है तो वहां से हम ओपन कर सकते हैं। और इसका लिंक फिर एफआई के साथ भी होता है। वहां पे हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि कैसे हमने फिजिकल ईयर को लेके चलना है। सही है, तो ये क्योंकि हम जब इंशाल्लाह हम एक यूज करते हैं ना लाइव सिस्टम, तो हमें जो जी प्रीवियस जी मंथ होता है ना उसमें कोई भी पोस्टिंग करने की है ना वो सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। बेसिकली ऐसा ही होता है। ये वैसे हमने अपनी सेटिंग के लिए किया है। ये मैंने बताया है कि आप जब नेक्स्ट पीरियड में आते हैं तो प्रीवियस जो मंथ आपका वो क्लोज कर देते हैं पीरियड को। अगर आपने उसमें पोस्टिंग करनी है तो आप अपने ईआरपी डिपार्टमेंट से आप उस पीरियड को पहले ओपन करवाएंगे और फिर उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पोस्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको पोस्टिंग के लिए। सही है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी जो वर्किंग है वो हम मटेरियल टाइप में जाएंगे और यहाँ पे अपनी बेसिकली हम मटेरियल डिफाइन करेंगे। अब इससे पहले ये मेन कॉन्फ़िगरेशन थी। अब यहाँ पे क्या है, जो मेन पार्ट है एसएपी में मटेरियल के मास्टर डाटा का, तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब हमने मटेरियल की बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जब हम यहाँ पे इस आए थे मटेरियल की स्क्रीन पे, कहाँ पे है, हाँ ये एन इस स्क्रीन पे ही मैं दोबारा से ये स्क्रीन ओपन करना चाहता हूँ, MM01। अब यहाँ पे ये इंडस्ट्री जो अभी डिस्कस हुआ था, टेक्सटाइल ऑलरेडी डिफाइन है, हम उसी को यूज करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि हमारी मटेरियल टाइप कौन सी होगी। अब बेसिकली इस स्टेप पे है कि ये हमने कैसे डिफाइन करना है जो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। जो भी हम यहाँ पे ना बेसिकली अब जो सर्वर चल रहा है डिफरेंट मटेरियल टाइप बनाई हुई है तो वो सब की सब शो हो रही हैं। लेकिन प्रॉपर एक कंपनी में जब सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ पे 3 से 4 जो ऑलरेडी डिफाइन होती हैं, जो स्टैंडर्ड की होती है, और इसके अलावा खुद से हमने जो डिफाइन की हुई होती है वही आ रही होती हैं। तो यहाँ पे तो बहुत से डिफाइन है, लेकिन हम क्या करेंगे कि अपनी मटेरियल टाइप खुद से डिफाइन करेंगे और उनको फिर फर्दर उन्हीं की बेस पे अपना मटेरियल क्रिएट कर रहे होंगे। तो अब ये वर्किंग जो हमने करनी है मटेरियल टाइप की कहाँ पे हो रही है हमारी, अ, इस स्क्रीन पे ये वही हमारा पाथ चल रहा है, लॉजिस्टिक जर्नल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग में मटेरियल टाइप, और इसमें यहाँ पे आ गया हमारे पास डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ मटेरियल टाइप। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप इसको रीड कीजिएगा कि किस लिए हम डिफाइन करते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे हम, तो ये डिफरेंट जो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन की हुई है हमारे पास वो मटेरियल टाइप आ रही हैं। हम बेसिकली कॉपी करेंगे एसएपी के स्टैंडर्ड से।
जब भी कोई भी मटेरियल टाइप डिफाइन करेंगे यहाँ पे बेसिकली उसको कॉपी करेंगे और उसकी सेटिंग वगैरह या नेम वगैरह हम चेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास एसएपी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड ROH इसका मटेरियल टाइप है, और रॉ मटेरियल जितना भी है अगर हमने उससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल टाइप बनानी है तो हम इससे कॉपी कर रहे होंगे रॉ मटेरियल से। अब इसमें है क्या चीजें, इसको देखते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो गई है। अब बेसिकली इस स्क्रीन की अंडरस्टैंडिंग करनी है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें कुछ हद तक होगी तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये फील्ड्स किस लिए यूज होती हैं, क्या सीन है मटेरियल टाइप में, क्या क्या चीजें हम किस लिए इस मटेरियल टाइप को यूज कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मटेरियल टाइप ROH और यहाँ पे नेम करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम मटेरियल टाइप का नेम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे कि ये किस लिए हमारे NT10 के लिए हम इसको खुद से डिफाइन कर रहे होंगे, ये चेंज कर देंगे। इसके बाद इसके बैकएंड पे फील्ड रेफरेंस कौन सा है, बेसिकली ये फील्ड रेफरेंस कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फील्ड सिलेक्शन पे मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, बताया था कि कौन सी चीजों को हमने ऑप्शनल करना है, सप्रेस करना है, तो वो सब की सब चीजें कहाँ पे यूज कर रही होती है हमारी इस फील्ड से। मीन के ROH के अंदर जितने भी मटेरियल क्रिएट करेंगे उसमें कौन सी चीजें ऑप्शनल सप्रेस करनी है, तो वो कहाँ से हमारी हिट हो रही होती है, इस फील्ड रेफरेंस से। फील्ड तो ये उस फील्ड रेफरेंस का यहाँ पे लिंक आ रहा है हमारी मटेरियल टाइप के साथ। उसके बाद ये टैब हमारे पास यूज होता है कि हमने कोई भी मटेरियल जैसे कि 40 हम यूज करेंगे, करंटली इस पे काम कर रहे हैं। अगर कोई भी मटेरियल टाइप हमने ब्लॉक करनी है सिस्टम से तो उसके लिए यहाँ पे आ रहा होगा ये KN कॉस्टिंग को ब्लॉक करने के लिए। तो ये डिफरेंट उसके टाइप्स हैं। अगर हमने इसकी परचेजिंग ब्लॉक करनी है इस मटेरियल टाइप की तो BP इसको हम क्लिक करेंगे और बैकएंड से क्या होगा, ये SAP में इस चीज को हम ब्लॉक कर देंगे और इस पे वर्किंग नहीं कर सकेंगे इस मटेरियल टाइप पे। तो ये बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होती है हमारी। उसके बाद आइटम कैटेगरी, ये बेसिकली रिपोर्टिंग के लिए हम डिफरेंट ग्रुप्स अगर यहाँ पे बना दें कि ये किस टाइप का है मटेरियल है तो वो ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। सच एज इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है हमारे उसमें। इसके बाद जो मटेरियल ये स्पेशल मटेरियल टाइप है, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर गैस से रिलेटेड या उससे रिलेटेड पाइपलाइन इंडस्ट्री है तो हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे तो ये हमारी उससे रिलेटेड मटेरियल टाइप क्रिएट होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे चेक बॉक्स ऑन करेंगे। लेकिन रॉ मटेरियल में हम बेसिकली यहाँ से कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ ऐसे ही ओपन रहती है। अगर हमारे पास गैस से या उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइपलाइन इंडस्ट्री, और इसके बैकएंड पे पाइपलाइन में जो जो चीज़ें SAP में कॉन्फ़िगर हो रही होती हैं तो वो सब की सब इसके लिए कंपलसरी हो जाएंगी जब हम मटेरियल क्रिएट कर रहे होंगे उसमें मटेरियल MM01 में। तो फिर बहुत सी फील्ड्स हमें जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी वो रिक्वायर हुई होंगी वहाँ पे। तो जब तक हम उनको पुट नहीं करेंगे तो वो हमें नेक्स्ट वर्किंग नहीं करने देगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक सिंपल ही एक लेंगे और उसी पे हम अपनी चीज़ें डिफाइन कर रहे होंगे। बाकी इसमें ये डिटेल है यूजर डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसको यूज करेंगे। अकाउंटिंग है, MRP है, परचेजिंग है, कास्टिंग है, बेसिक डाटा स्टोरेज है। तो जब भी हम ROI से रिलेटेड वो डिफाइन कर रहे होंगे तो सब के सब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें अलाउ होंगे, क्योंकि जब हम मटेरियल को डिफाइन कर रहे होंगे मटेरियल का मास्टर डाटा तो उसकी अकाउंटिंग में हम पुट कर रहे होंगे कि इसकी कास्ट क्या है। वो सब चीज़ें जब हम जाएंगे उस टैब पे तो वहाँ पे ये चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। क्लासिफिकेशन है, अगर हम उसको MRP में लेके आना चाह रहे हैं उस मटेरियल को तो उस फील्ड में जाके हम वो चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होंगे। परचेजिंग है, अगर कास्टिंग से रिलेटेड डाटा है तो उसको हम वो कर रहे होंगे। बेसिक डाटा है, स्टोरेज लोकेशंस है, फोरकास्टिंग अगर हमने करनी है इस मटेरियल टाइप की बेस पे तो इसको भी ओके कर देंगे। तो ये बेसिकली यूजर डिपार्टमेंट इसलिए यूज होते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसको यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल परचेज ऑर्डर। बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल परचेज ऑर्डर का क्या कंसेप्ट है, ये हमें अलाउ करता है कि एक्सटर्नल परचेज ऑर्डर मीन के हम बायर से प्रोक्योरमेंट करते हैं किसी भी वेंडर से। तो इसके लिए अगर हमने सिर्फ वेंडर से ही प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कि हमारे पास ये अलाउ करता है एक्सटर्नल से, और उसके लिए वार्निंग भी इशू करेगा कि आप एक्सटर्नल से इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। और अगर आप ब्लॉक करना चाहें कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो खुद से प्रोडक्ट ही बना रही होती हैं और उन्हीं को आगे फर्दर यूज कर रही होती हैं,
तो अगर उस टाइप की इंडस्ट्री है तो उसके लिए हम ये 0 सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने एक्सटर्नल परचेज करनी है वेंडर से तो उसके लिए हम 2 यूज करेंगे। वैसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में हम यही यूज कर रहे होते हैं 2, क्योंकि बेसिकली इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल जो प्रोक्योरमेंट एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट है वही हो रही होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वो सप्लायर्स होते हैं वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ऐसे ही अगर इंटरनल परचेज ऑर्डर है तो वो यहाँ पे रॉ मटेरियल अगर परचेज करना है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो आ रहा होगा वो सप्लायर से ही आ रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है वो 0। अगर इंटरनल कोई चीजें प्रोक्योर कर रहे हैं और उन्हीं को यूज करना है तो हम यहाँ पे 2 भी यूज कर सकते हैं ताकि वो अलाउ करे उसको। सर ये इसके बाद जी इंटरनली और एक्सटर्नली पर, ये इंटरनल देखें, एक्सटर्नल तो ये हो गई हम किसी सप्लायर से खरीद रहे हैं ना, इंटरनली हम कैसे हाँ, परचेज कर सकते हैं ये? इंटरनली बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो खुद से स्पेयर पार्ट बना रही होती हैं और उसी को फिर नेक्स्ट कंज्यूम कर रही होती हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हम अच्छा। जैसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो रॉ मटेरियल पहले खुद से एक कपड़े को बना रही है, ठीक है, फिर उसको फाइनल शेप में लेके आ रही है उस प्रोडक्ट को, तो वो क्या कर रही है वो इंटरनली ही उन चीज़ों को आगे यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है। तो वो बेसिकली उस पर्पज के लिए ये होता है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल, इस इन फील्ड का बेसिक यही मकसद है। लेकिन जो हमारे पास मोस्टली चल रहा होता है वो एक्सटर्नल ही चल रहा होता है, क्योंकि एक्सटर्नल से ही हम प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये नेक्स्ट जो मेन है वो वैल्यूएशन है, कि जब भी मटेरियल हमारे पास आ जाता है तो उसकी किस बेस पे वो स्टॉक आएगा, वो मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस है या मूविंग एवरेज प्राइस हम उसमें लेंगे जब भी मटेरियल को प्रोक्योर करने के बाद हमारे पास स्टॉक में आ रहा होगा। तो ये मोस्टली हमारे पास मूविंग एवरेज ही प्राइस होती है, क्योंकि एक मटेरियल अगर हमने पहले प्रोक्योर किया हुआ है तो उसकी कास्ट और होगी, बाद में वो एक्सपेंसिव होगा, तो वो जब हमारे पास वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो वो कंबाइन ही प्राइस ऑन एवरेज ही प्राइस इसको यूटिलाइज कर रहा होगा, यूज कर रहा होता है मोस्टली। तो इसमें जब भी हम कोई भी यहाँ पे वो यूज करेंगे वैल्यूएशन तो हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे ऑन एवरेज बेसिक। और इसमें जो नेक्स्ट है अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी, बेसिकली इसका लिंक होता है एफआई के साथ। एफआई के अंदर हम ये डिफाइन कर रहे होते हैं हमारी एफआई के साथ इसकी इंटीग्रेशन होती है इस फील्ड की। ये हमारे पास अकाउंट रेफरेंस कैटेगरी है। तो हमारी जो नेक्स्ट इससे नेक्स्ट क्लास होगी ऑलमोस्ट जब हम मटेरियल के मास्टर डाटा क्रिएट करने के बाद परचेजिंग में जाएंगे तो उस पे हम एफआई और एमएम की इंटीग्रेशन करेंगे, और उसमें ये चीज़ आपको मजीद क्लियर होगी वहां से, क्योंकि अभी हम इसी को लेके चलते हैं। स्टार्ट है जब हम इसकी एमएम की और एफआई की इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे ये जो टॉपिक है आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट। हमारी जो क्वांटिटी है मीन के एक प्लांट के अंदर वो किस बेस पे अपडेट हो रही होती है। बेसिकली हमारा जो वैल्यूएशन एरिया हम यूज कर रहे होते हैं वो हमारा प्लांट ही हमारा वैल्यूएशन एरिया होता है। जो एक प्राइस मतलब कि मंथ एंड पे या जब भी एक मटेरियल इन आउट होता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होनी है वो किस लेवल पे होती है हमारे पास प्लांट लेवल पे ही हम कर रहे होते हैं। और उसमें कितनी क्वांटिटी अभी रिमेनिंग है, कितनी यूज हो गई है, तो उस सब के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं एट बाई वैल्यूएशन एरिया, उसकी क्वांटिटी भी और वैल्यू भी, ये दोनों चीजें हमारी वैल्यू उसी बेस पे हो रही होती है प्लांट की लेवल पे ही ना। तो इसलिए चेक बॉक्स हमारे वो प्लांट लेवल पे ही हम यूज करेंगे। ये मजीद जब हम मटेरियल की प्राइस देख रहे होंगे या आगे नेक्स्ट मटेरियल का मास्टर, अब इसका जो लिंक है ना हमारे पास वैल्यूएशन का, जब ये इस नेक्स्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पे हो रहा होगा। अ, अब ये कि जितनी भी हमारी मटेरियल टाइप होंगी, और ये वैल्यूएशन एरिया बेसिकली हमारा प्लांट होता है, हम प्लांट को लिंक करेंगे अपने मटेरियल टाइप के साथ, और उसमें हम ये कंपलसरी होता है कि इन चेक बॉक्स को हम क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही हमारा मटेरियल इन हो या आउट हो उसके बाद फौरन ही हमारी क्वांटिटी के अंदर और उसकी वैल्यू के अंदर क्या हो जाए, जो भी प्राइस इन हुई है या आउट हुई है तो ऑन एवरेज वो प्राइस हमारी फौरन ही वो क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट होती रहे। तो बेसिकली ये कंपलसरी पार्ट होता है जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं अपने मटेरियल टाइप की, तो इन दोनों चेक बॉक्स को क्या करेंगे हम ऑन करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे हमारी जो मटेरियल टाइप का और वैल्यूएशन एरिया या प्लांट को ही हम वैल्यूएशन एरिया कहते हैं, तो उसका लिंक भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा होता है।
तो ये हम क्रिएट करेंगे। जो मेन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो चीज़ें कंपलसरी थी मटेरियल टाइप में, वो यही थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मटेरियल टाइप अपने डिफाइन करते हैं, और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें नंबर रेंजेस का, वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी अलाउ करता है, जब भी हम यहाँ पे न्यू एंट्री करेंगे तो वो हमें कहेगा कि अलाउ भी नहीं है, आप इसको कॉपी करें एग्जिस्टिंग से, क्योंकि एग्जिस्टिंग के अंदर जो हमारी यूज हो रही होती है कि कौन कौन सी फील्ड हमने यूज करनी है, वो सब की सब एक ऐसे भी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो हम उसी को यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो उसके लिए हम यूज करेंगे ROH, ये एक स्टैंडर्ड है SAP का। अगर हमने फिनिश गुड्स है हमारे पास, तो उसके लिए जो है FERT, ये बेसिकली यूज SAP ने एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है जो फिनिश गुड से रिलेटेड उसकी बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें फील्ड रेफरेंस कौन सा है, कौन सी चीजें कंपलसरी है, वो सब की सब क्या है, SAP ने एक कंप्लीट सेटअप हमें दिया हुआ है। मीन के वो यहाँ पे कह रहा है कि जब हमारे पास फिनिश गुड्स होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनकी स्टैंडर्ड प्राइस ही यूज होगी, कि एक प्राइस पे जब हमारे पास एक मटेरियल आया है तो वही हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली SAP हमें बताता है। लेकिन जब भी हमने इसमें मटेरियल में यूज करना है तो हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे अपनी मूविंग एवरेज प्राइस ही, क्योंकि बेसिकली जब हमारा लिंक होता है इन्वेंट्री मॉड्यूल के साथ, तो इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर हमारी जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो ही यूज कर रहे होते हैं। वो नेक्स्ट वर्किंग में जब हम उस पर कर रहे होंगे काम, एक परचेज ऑर्डर को कंप्लीट उसकी GRN करेंगे, तो इसका इफेक्ट वहां पे आ रहा होता है, ये स्टैंडर्ड प्राइस का और मूविंग एवरेज प्राइस का। तो ये टॉपिक वहां पे भी आपको मजीद रिमाइंड करवा के वो भी क्लियर हो जाएगा वहां में। तो बेसिकली ESAP ने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, हम यहाँ पे इसको एक कॉपी करते हैं अपनी मटेरियल टाइप को, जैसे एक है ROH के नेम से, और इसको हम कॉपी करेंगे। ये न्यू के साथ है हमारे पास कॉपी एज, तो यहाँ पे कॉपी एज, और इसके बाद ये स्क्रीन, अब इसको हम नेम देंगे अपना नया NT10 कर लेते हैं, और रॉ मटेरियल फॉर हम निशात यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद ROH, ये सब की सब फील्ड वैसे ही हमने यहाँ पे कॉपी करनी है। जब इसको एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, बैकएंड पे इसमें जितनी भी डिपेंडेंट एंट्रीज हैं 470, वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, SAP कॉपी कर रहा है, इसको अलाउ करेंगे हम यहाँ से। और यहाँ पे क्या किया है कि वो कह रहा है कि आपका ये कॉपी हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे NT10 शो हो रहा है निशात के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सेव कर लेंगे। यहाँ पे एक नई TR जनरेट हुई, और बेसिकली ये है कि अब हमारी एक यहाँ पे एक मटेरियल टाइप डिफाइन हो गई। अब इसमें हम जो क्वांटिटी एंड ये माइक किसका है, बंद कर लें यार kindly। फिर नूर मोहम्मद। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, तो ये हमारी एक मटेरियल टाइप यहाँ पे डिफाइन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमने जाना है, जो भी मटेरियल टाइप डिफाइन करेंगे क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ डेट में, और यहाँ पे आके हमने सर्च करना है पोजीशन में। बेसिकली हमारा जो वैल्यूएशन एरिया, या प्लांट को ही हम वैल्यूएशन एरिया कह रहे होते हैं, तो हमारे पास हमने प्लांट किस नेम से डिफाइन किया था, NT10 के नेम से, और हमारी मटेरियल टाइप वो ऑलरेडी यहाँ पे है NT10। इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है, वो हमारा प्लांट। बेसिकली वैल्यूएशन एरिया इसको हम प्लांट ही कह रहे होते हैं यहाँ पे। और सेकंड हमारे पास जो मटेरियल टाइप हमने अभी डिफाइन किया अपनी NT10 के नेम से। अब हम चाहते हैं कि जब भी हमारा मटेरियल आए तो हमारी क्वांटिटी, मटेरियल आए या इशू हो, तो क्वांटिटी और वैल्यू दोनों ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएं। नेक्स्ट सेटिंग वही है कि अगर पाइपलाइन इंडस्ट्री है, गैस से रिलेटेड या उस टाइप की, हम इन चेक बॉक्स को भी ऑन करेंगे। लेकिन हमारे पास सिंपल हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों चेक बॉक्स को ऑन करेंगे, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस डाटा को सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि हमारी एक मटेरियल टाइप हमने डिफाइन कर ली है। अब मटेरियल टाइप तो वहाँ पे जो हमने किया, ये तो हमारी डिफाइन हो गई है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो यूज होता है अच्छा, यहाँ पे ये एक मटेरियल टाइप डिफाइन किया। नेक्स्ट स्टेप है कि इसके लिए हमने नंबर रेंज भी असाइन करनी होगी। मटेरियल टाइप तो हमने डिफाइन कर ली,
अब बैकएंड पे जब भी एक नया मटेरियल क्रिएट होगा तो वो किस नंबर से स्टार्ट होगा, तो वो हम खुद से वो मटेरियल की नंबर रेंज भी खुद से ही डिफाइन कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बैकएंड पे कंप्लीट सेटिंग वो हमने खुद ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इसके लिए हम दोबारा से जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ से बैक जाएंगे, ये एक हमारी मटेरियल टाइप डिफाइन हो गई है। अगर एक और डिफाइन करनी है तो हम यहाँ से इसी को कॉपी करके नई मटेरियल टाइप डिफाइन करेंगे और यहाँ पे उनके नेम दे रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास है एनटीडी, ये जैसे ना एनटीएफ के नेम से इन्होंने फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, जर्नल मटेरियल, रॉ मटेरियल, वो सब की सब डिफाइन की हुई हैं। तो आप भी यहाँ पे ये है कि एक फिनिश गुड्स के लिए एक डिफाइन कर लीजिएगा, एक सेमी फिनिश गुड्स के लिए आप डिफाइन कर लीजिएगा। उसके बाद लेकिन इनको स्टैंडर्ड से कॉपी करना है। FERT जो है फिनिश गुड्स के लिए हम यूज करते हैं, ROH रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं, और HELB ये बेसिकली हमारे पास यूज होता है रॉ मटेरियल के लिए। HELB आई थिंक FERT है। अच्छा वो नेम नहीं जहन में आ रहा, वो क्या है वो चले मैं मजीद देख के बता दूंगा। जैसे यहाँ पे ये है कि ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऐसे ही ना सर्विसेज से रिलेटेड ही हमारे पास अगर कोई भी मटेरियल होगा, मटेरियल टाइप जब सर्विस का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस के लिए हम कौन सी मटेरियल टाइप से डाटा को कॉपी कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी एसएपी जब भी कहीं पे भी एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है तो वहां पे ये फील्ड्स जो हैं जर्नल्स वो डिफाइन होती हैं, उन्हीं को हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने एक डिफाइन किया ROH रॉ मटेरियल की। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम डिफाइन करेंगे इसके लिए नंबर रेंज। डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप। अगर आप 3 से 4 मटेरियल टाइप डिफाइन करेंगे तो सब मटेरियल टाइप के लिए क्या करेंगे, एक अलग से नंबर रेंज डिफाइन करेंगे, ताकि जब भी हम मटेरियल क्रिएट कर रहे हों तो वो उसी नंबर रेंज को लिंक करे और उधर से ही वो डाटा को कॉपी करे। अच्छा यहाँ पे आएंगे, ये डिफरेंट ऑलरेडी जो इंटरवल्स वर्किंग की हुई है, यहाँ पे डिफरेंट वो मटेरियल टाइप डिफाइन की हुई हैं। तो हम यहाँ से बेसिकली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ग्रुप लेते हैं ताकि हम इसको डिफाइन कर सकें। सर ये हेल्पफुल भी होती हैं, नंबरिंग सॉरी स्कीम जो होती हैं, आवाज नहीं आ रही है, किसी खास ऑर्डर बताइएगा। में रखने का कोई फायदा भी हमें होता है। मतलब सर ये जो नंबरिंग स्कीम है हमारी, जी। ये हम जैसे 0 से शुरू हुई है, सिर्फ नंबर्स हैं ये, तो इन नंबर्स को किसी खास मटेरियल के लिए कोई खास सीरीज देने का कोई फायदा होता है हमें? काम हाँ वाम में जी, मतलब क्या इसका फायदा क्या है? इस नंबर का बेसिकली हम सेग्रीगेट कर देते हैं अपने मटेरियल्स को। जैसे कि अगर 10 से स्टार्ट हो रहा है तो वो सब के सब मटेरियल हमारे रॉ मटेरियल से होंगे। बेसिकली जो आप मटेरियल टाइप डिफाइन करेंगे उसको एक नंबर रेंज असाइन कर रहे होंगे। तो अगर हम सर 10 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सब के सब हमारी रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगी। 20 से कर रहे हैं तो हमारे पास वो सब के सब यूज हो रहे होंगे, ऑलमोस्ट फिनिश गुड्स कह सकते हैं, सेमी फिनिश। जिस तरह से आप मटेरियल टाइप डिफाइन करेंगे उनके साथ एक नंबर रेंज असाइन कर देंगे, ताकि जब भी मटेरियल क्रिएट हो उसी नंबर रेंज में डिफाइन हो, और जब भी आप देखें डाटा को तो आपके पास वो शो हो जाए कि ये इस मटेरियल से रिलेटेड वो हमने डिफाइन किया हुआ है। सही है। ये बेसिकली सेग्रीगेट कर रहा होता है, सेग्रीगेशन के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पे चलें अभी एक ट्राई करते हैं, एक नई नंबर रेंज हमने डिफाइन करनी है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि शायद पहले से हमें कुछ डाटा मिल जाए कि किस इंटरवल में हमने वर्क करना है। अच्छा सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ग्रुप्स में, और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में। अब सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे जो हमने एक रॉ मटेरियल की टाइप डिफाइन की है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। रॉ मटेरियल
शायद अब यहाँ पे हमने उसके लिए एक नंबर रेंज देनी है, वो हम देख लेते हैं कि क्या नंबर रेंज होती है। अब बेसिकली ना इसमें इशू एक आएगा कि नंबर रेंज को ऑलरेडी यूज किया हुआ होगा, तो उसको फिर थोड़ा सा हमें टाइम इस पे थोड़ा सा लगेगा। बेसिकली ना ये नंबर रेंज होती है हमारे पास 18 कैरेक्टर तक हम यहाँ पे होते हैं इसमें नंबर्स ना, मतलब 1 से लेके यहाँ पे 000 और 18 0 तक हम कोई भी नंबर रेंज यहाँ पे जो ऑलरेडी डिफाइन कर कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ ऑलरेडी डिफाइन होती हैं, लेकिन जब एक नया सर्वर यूज हो रहा होता है या इम्प्लीमेंट हो रहा होता है वहाँ पे ऐसे भी, तो वहाँ पे ये नंबर रेंजेस ऑलरेडी कुछ नहीं डिफाइन होगा, ये खुद से ही हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि इसके लिए मैं एक फ्री इंटरवल देख लूँ ताकि वो हमें इशू ना करे। 299। अच्छा, तो ये पहले तो अलाउ कर देता था, यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते थे, लेकिन ये अलाउ ही नहीं कर रहा हमें। चलें ये एक ट्राई करते हैं, शायद इस पे ही हम इसको बना सकें। एक नई स्क्रीन पे जाके हम वहां से क्या करते हैं, इसी पाथ के थ्रू आ जाते हैं। सबसे पहले कहाँ पे थे हम, SPRO में। SPRO के बाद SAP रेफरेंस IMG, इसके बाद हम गए थे लॉजिस्टिक जर्नल। लॉजिस्टिक जर्नल के बाद हम गए थे अपने मटेरियल मास्टर में। अब ना बेसिकली इसके टी कोड भी यूज होते हैं इस स्क्रीन पे आने के लिए, लेकिन मेरी प्रैक्टिस यही होती है कि यहाँ पे हम आए बेसिकली पाथ के थ्रू, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या चीज़ कहाँ पे डिफाइन हो रही है। ताकि आपको आइडिया भी हो कि अगर हमने एक मटेरियल डिफाइन करना है तो उसका पाथ क्या, अगर टी कोड भूल जाते हैं तो फिर टेंशन होगी कि उसके लिए क्या टी कोड होगा। लेकिन पाथ के थ्रू आने से एक ये बेनिफिट है कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कहाँ पे हमने एक चीज़ डिफाइन की है। अच्छा, यहाँ पे हम क्रिएट परचेज ग्रुप में, अच्छा वो कह रहा है कि यूजर ने ऑलरेडी लॉक किया हुआ है। यहाँ पे आना है हमने क्रिएट में, यहाँ पे वही हम देख देते हैं ROH। साथ यहाँ पे वो जो हमने वहां से कॉपी किया था, तो इसको कर देते हैं 20, ताकि 20 से हम एक वो डिफाइन करें 299 तक। अब बेसिकली NR स्टेटस ये बताता है कि हमने कितने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए हैं, वो यहाँ से इस नंबर रेंज में 1 2 3 वो एंड पे जो आ रहा होता है उससे शो होते हैं। और ये जो चेक बॉक्स है एक्सटर्नल का, बेसिकली ये बताता है कि अगर हमने एक नंबर रेंज डिफाइन करनी है इस मटेरियल टाइप में, जब मटेरियल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए नंबर हम इस नंबर रेंज में से खुद से सिलेक्ट करें या ऑटोमेटिकली ही वो नंबर सिलेक्ट हो और वो मटेरियल क्रिएट हो जाए। जैसे MM01 में मटेरियल क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे एक नंबर जनरेट हो जाए, या खुद से हम इस नंबर रेंज को यूज करके एक नंबर लिखें। तो मोस्टली हम वहाँ पे इंटरनली ही यूज करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो 1 से स्टार्ट करे और मटेरियल क्रिएट होते रहे। अगर एक्सटर्नल करेंगे तो हमें वहाँ से मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा कि ये मटेरियल का नंबर कौन सा है। तो हम इसलिए यूज करते हैं अपने इंटरनली को। बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर रेंज का बेसिक मकसद यही है कि इंटरनल में ऑटोमेटिकली ही नंबर असाइन कर रहा होता है। कोई भी मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, वेंडर क्रिएट कर रहे हैं और कोई GL क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा होता है। और अगर हम यहाँ पे चेक बॉक्स को एक्सटर्नल को ओके करते हैं तो इट्स मीन कि आप खुद से इस नंबर रेंज को यूज करके एक नंबर देंगे और फिर वो मटेरियल क्रिएट करने देगा। तो हम यहाँ पे इंटरनल ही लेके चलेंगे। अब ट्राई करते हैं इसको सेव करने की। तो ये कह रहा है कि डाटा सेव हो गया हमारे पास, ROH निशाद के नेम से हमारी एक ये 62 इसका नंबर आया है। इसको सेव करते हैं और ये हमारा क्या है, एक ग्रुप डिफाइन हो गया मटेरियल का। और ये ग्रुप कहाँ पे आ रहा होता है हमारा, ये एंड पे ROH के नेम से।
अब ये है कि हमने एक नंबर रेंज तो डिफाइन कर दी, यहाँ पे अब हमने लिंक करना है अपने मटेरियल टाइप का और नंबर रेंज का। तो यहाँ पे आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ROH, अच्छा ये हमारे पास आ रहा है वो नंबर रेंज को शो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है हमने जो मटेरियल ग्रुप डिफाइन किया था उसके लिए। अच्छा कंट्रोल F किस नेम से हमने किया था NT10 के नेम से। तो ये हमारे पास आ गया जो हमने मटेरियल टाइप डिफाइन की थी रॉ मटेरियल की। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले, ये थोड़ा सा ना इतना कम्प्लेक्स नहीं है, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको देख लीजिएगा। बाकी जगह पे जब हमने नंबर या साइन करनी होती है तो वो सिंपल प्रोसेस होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। सबसे पहले हमने वहाँ पे एक नंबर रेंज डिफाइन की, उसके बाद यहाँ पे सर्च किया कि हमारी रॉ मटेरियल कौन सा है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या किया इसने, इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे एलिमेंट ग्रुप्स में, इसको ओके करेंगे और यहाँ पे जो लास्ट पे 62 नंबर हमने डिफाइन की है अपनी रॉ मटेरियल की टाइप, तो इसको डबल क्लिक करेंगे और नेक्स्ट इसको क्या करना है, हमने सेव करना है। जब इस डाटा को सेव करेंगे तो लास्ट में जो हमने मटेरियल टाइप डिफाइन की है तो उसका लिंक क्रिएट हो जाएगा हमारे 62, और ये किसके साथ लिंक क्रिएट हो गया, इसका हमने जो रॉ मटेरियल डिफाइन किया है निशात ग्रुप की। अब जब भी हमने कोई भी मटेरियल जब क्रिएट करना है इस मटेरियल टाइप के अंदर, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 250 के आगे फिर 2 और यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 2000 1 2 3 4 यहाँ से हमारी नंबर रेंज स्टार्ट होगी जब भी हमने मटेरियल डिफाइन करना है। तो बेसिकली ये बेसिक पर्पस होता है जब भी एक मटेरियल टाइप को डिफाइन करना और उसके बाद नंबर रेंज की असाइनमेंट का। तो यहाँ पे जो बैकएंड मटेरियल से रिलेटेड बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन है मटेरियल के मास्टर डाटा से, तो वो यही है, 2 से 3 चीज़ें हम डिफाइन करते हैं जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है। और अब ये है कि जो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अब हमने चेक करना है जब एंड यूजर कोई भी मटेरियल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहा होगा तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, सही से डिफाइन किया है, कुछ में इशू है या ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है इसमें कोई इशू है या नहीं है। तो अब इसको टेस्ट भी करना है बेसिकली यहाँ से, ये बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग थी। अब इसी में हम टेस्ट करते हैं कि हमने जो मटेरियल टाइप डिफाइन की है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर उसमें कोई इशू है तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो उसका टी कोड है MM01, ये इसका जो पाथ है वो जाएंगे हम लॉजिस्टिक जर्नल मटेरियल, यहाँ पे आ रहा है ये मटेरियल मास्टर, फिर यहाँ पे जाएंगे मटेरियल में और यहाँ पे आ रहा है क्रिएट जर्नल। तो ये आ रहा है हमारे पास टी कोड MM01, ये बेसिकली उसके थ्रू पाथ है। ये एंड यूजर वर्किंग होती है, एंड यूजर इस पे वर्क कर रहा होता है। तो इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या है MM60 वाली स्क्रीन पे ले आया। सबसे पहले हम यूज करेंगे हमारी कौन सी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल। उसके बाद जो हमने मटेरियल टाइप डिफाइन की है वो यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। अब उसको हम देखते हैं कि वो आई है, यहाँ पे NT लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास शो कर रही है NT10। इट्स मीन के जो हमने उसको अपनी मटेरियल टाइप डिफाइन की है वो एक्यूरेट है। इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मटेरियल का नंबर किस नंबर रेंज से आना चाहिए, जो हमने अभी नंबर रेंज डिफाइन की है और इस मटेरियल टाइप को असाइन की है, ठीक है। इसको जब हम एंटर करेंगे, बाकी स्क्रीन से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि इस स्क्रीन का बाकी काम क्या है, वो किस लिए यूज होती है। बेसिकली ये मटेरियल के मास्टर के डाटा के लिए यूज होती है। सबसे पहले हमने बेसिक डाटा को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसमें हम चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। उसके बाद परचेजिंग, इसके बाद अभी MRP पे हम वर्किंग नहीं करेंगे, चलें इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो यूज़ हो जाए, हमारे पास चीज़ें शो हो जाएं। उसके बाद जर्नल डाटा, उसके बाद अकाउंटिंग, और यहाँ बस ये सेम यहाँ पे वो टैब्स आ रहे हैं। अब इसको हम जब ओके करेंगे, यहाँ से ग्रीन उससे टिक से ओके किया, तो नेक्स्ट हमें कहाँ पे ले गया, हमने किस प्लांट के अंदर ये डिफाइन करना है मटेरियल,
और किस स्टोरेज लोकेशन के अंदर हमने ये मटेरियल डिफाइन करना है। बेसिकली जो हमने प्लांट और स्टोरेज लोकेशन पहले क्लास में डिफाइन की थी, उसका लिंक कहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है हमारी, यहाँ पे हो रही है, उनका यूजेज यहाँ पे हो रहा है। तो प्लांट हमारा था NT10 और स्टोरेज लोकेशन भी हमने बनाई थी NT। अच्छा, इसको एंटर करेंगे। अच्छा, ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ले आया। वो स्टोरेज लोकेशन हमने एंटर करनी थी, लेकिन चले उसको बाद में हम देख लेंगे कि कैसे उसको एंटर करेंगे। वो जो हमने वहां पे डिफाइन की थी उसी को एंटर करना होगा हमें, स्टोरेज लोकेशन को। अच्छा, अब वो मटेरियल कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, जो हमने मटेरियल टाइप डिफाइन की थी बेसिकली 1000, ठीक। 20010 से स्टार्ट हुआ है। तो इट्स मीन के जो हमने नंबर रेंज की कॉन्फ़िगरेशन की है वो भी हमारी क्या है, एक्यूरेट है। इससे इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम फॉर एग्जांपल एक मटेरियल टाइप डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। जस्ट एक test 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई एक मटेरियल है सर? हाँ, ये एक मटेरियल है बेसिकली। उस इस मटेरियल टाइप में अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम मटेरियल डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे कि हमने हमारे पास कौन कौन से मटेरियल हैं जो इस स्टोरेज लोकेशन में या इस प्लांट में हमारे पास आएंगे, जिनको प्रोक्योर करना है। जो यहाँ पे मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे हैं, इसका लिंक कहाँ पे होगा, जब हम परचेज ऑर्डर बना रहे होंगे, जब हम इन्वेंट्री को देख रहे होंगे, तो ये चीजें कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, हमारी मटेरियल का मास्टर डाटा परचेज ऑर्डर में हम इसको यूज कर रहे होंगे। अपने इन्वेंट्री में जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो वहां पे ये चीजें आ रही होंगी। तो बेसिकली ये आपस में चीजें क्या हो रही हैं, इंटरलिंक हो रही हैं। तो एसएपी में जो बैकएंड चीजें होती हैं, ऐसे ही इन चीजों को इंटरलिंक करके और इनको कंप्लीट किया जाता है। अगर इसमें कुछ चीजों में कस्टमाइजेशन करनी हो तो फिर मैंने बताया था, हमारे जो एबैप का कंसल्टेंट होता है बेसिकली वो कस्टमाइज कर रहा होता है, जो मोस्टली प्रोग्रामिंग और उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। अब इसमें इसमें कोई सबसे अपलोड पहले की ऑप्शन भी होती है? जी, हाँ जी, इसमें अपलोड की ऑप्शन होती है। इसके लिए ना हमारे पास दो मेथड यूज होते हैं। एक है LTMC और एक होता है हमारे पास LSMW। बेसिकली ये मास्टर डाटा में या जितना भी हमारा बल्क में डाटा है उसको अपलोड करने के लिए यूज होता है, या इनके ना अलग से अपलोड भी बनाए हुए होते हैं। वो कस्टमाइज करके वो अपलोड बनाए हुए होते हैं। जब भी हमने कोई भी डाटा अपलोड करना होता है तो उसी फाइल में हम उसको अपलोड करके और जैसे उस सर डाटा देखिए, ये आपने कैटेगरी जी डिफाइन कर दी ना, 2000 वाली, 20,000 वाली। जी इसके अंदर अब मैं एक 10,000 मटेरियल डिफाइन करना चाहता हूँ, तो वो मेमोरी जी एक एक तो हम नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी अब जब हम किसी जगह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेप, तो उनकी ऑलरेडी हम्म, इन्वेंटरी हुई भी। अब किसी इंडस्ट्री में सर जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, जी वहाँ पे हम देखें, आपने कैटेगरी डिफाइन कर दी कि जिस ब्रांड के ये मटेरियल है, तो उसमें ठीक उनके है, पास ऑलरेडी 5-10,000 मटेरियल पड़े, तो वो आप सही सारे है। इसे मैन्यू करते हैं सर, ये वो नहीं डायरेक्ट नहीं एक्सेल नहीं से नहीं, कोई इंपोर्ट हो उस जाती है डॉक्यूमेंट? नहीं नहीं, उसके लिए अपलोड बनता है। बेसिकली उसमें एक कंप्लीट फाइल हमारे पास जनरेट होती है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें एंटर करनी है। जैसे मटेरियल नंबर है, मटेरियल टाइप है, बेसिक यूनिट, जो जो चीज़ें यहाँ पे कंपलसरी होती है ना उसके अंदर, वो सब की सब फील्ड्स वहाँ पे शो हो रही होती हैं। सही है। एक LTMC वो वो और जस्ट सर उसका एमएम को कॉस्ट क्या? कंसल्टेंट करता है या एवेक वाला करता है? बेसिकली वो कंसल्टेंट का ही काम होता है, या एप के साथ मिलके उसको डेवलप कर रहे होते हैं, या एसएपी ने ना स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं। इसके लिए है वो जो मैं बता रहा था, एक मेथड है LTMC। बेसिकली ये है जो एस4हाना या एस4हाना का वर्जन है उसके लिए हम यूज करते हैं LTMC का। एक अपलोड है वो ऑलरेडी एसएपी ने एक डिफाइन किया हुआ है, उसको कहते हैं लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच। अच्छा, ये है LSMW। ECC 6.0 R3 में यूज होता है डाटा को अपलोड करने के लिए। वो है हमारे पास LSMW, लेगेसी सिस्टम माइग्रेशन वर्कबेंच। और उसके बाद जो हमारे पास यूज होता है एस4हाना के लिए, उसकी माइग्रेशन के लिए, तो वो हम यूज कर रहे होते हैं LTMC। उसको मैं चेक करके बताता हूँ, अभी उसका वो नेम मेरे ध्यान से निकला हुआ है। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं LTMC को लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन माइग्रेशन किकपिट। ये बेसिकली एक टूल्स हैं जो एसएपी ने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं।
बस उनमें डाटा को पुट करते हैं और सिंपल इस फाइल को अपलोड करते हैं, तो वो डाटा हमारे उसमें मास्टर डाटा कंप्लीट, जितने भी मटेरियल हमने 1000 बनाने हैं तो सबके सब सिंगल क्लिक पे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम यूनिट ऑफ मेजर इसमें यूज करते हैं। टेस्ट 1 में हमारे पास अगर ईच है, एफटी में है, ग्राम में है, मतलब जिस टाइप में हमारा मटेरियल है तो हम उसका यूनिट ऑफ मेजर यूज करेंगे। इसके बाद जो एक कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी मटेरियल ग्रुप्स की, ये हमने नहीं डिफाइन किए। बेसिकली ये भी चले हम जाके डिफाइन कर लेते हैं बैकएंड से। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इसमें मटेरियल ग्रुप है उसको डिफाइन कर। अब जो इसमें वर्किंग है हमारी, ये बेसिकली एक वैसे ही क्लाइंट लेवल पे ही होते हैं मटेरियल ग्रुप, तो एक वो यूज कर लेते हैं, ये कंपलसरी है जस्ट फॉर नेक्स्ट टैब पे हम जा सकें। ये जो टैब है बेसिक डाटा का, ये मास्टर डाटा में जो बेसिकली क्लाइंट लेवल पे डाटा सेव हो रहा है, उसके लिए हम इस जो सेम यूनिट ऑफ मेजर है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं कि किसी और कंपनी कोड में भी अगर हमने प्लान ट्रांसफर करना है तो वो हम कर सकते हैं। मतलब कि मटेरियल को ट्रांसफर करना है, एक्सटेंड करना है मटेरियल को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो सिंपल क्या करेंगे हम, MM01 से ही स्टार्ट में जाके हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे। वो नेक्स्ट एक क्लास में हम इस पे भी सेशन रखेंगे कैसे एक मटेरियल एक प्लांट से दूसरे प्लांट में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेसिक डाटा 2। इसमें भी सिंपल कुछ फील्ड्स हैं जो कंपलसरी होंगी, फील्ड्स हम वही करेंगे। इसमें नेक्स्ट है हम परचेजिंग की फील्ड देखते हैं। यूनिट ऑफ मेजर यहाँ पे आ रहा है कि परचेज ग्रुप कौन सा होगा, जो हमने परचेज ग्रुप डिफाइन किया था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास परचेज ग्रुप था NT10, ये बनाया था हमने TN1 आई थिंक। क्लास, अच्छा, कोई मेरा ख्याल अगर किसी की इनविटेशन आती है तो वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आवाज आ रही है सबको? जी जी यार। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना परचेज ग्रुप एंड जी NT01 परचेज ग्रुप। अगर हमारा ऑटोमेटिक पीओ हम क्रिएट कर रहे हैं कि एक मटेरियल शार्ट हुआ ऑटोमेटिकली नया पीओ जनरेट हो जाए, तो इस चेक बॉक्स को ऑन करेंगे। ये बाकी नेक्स्ट काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो वो जब हम देखेंगे इन चीज़ों को तो फिर इनको देख लेंगे। लेकिन जो मेन यहाँ पे अभी पर्पज़ है कि सिंपल हम एक प्लांट को कैसे मेंटेन करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बैच मैनेजमेंट है, ये हमारा अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, PP का मॉड्यूल लिंक है, तो इसके लिए हम इस चेक बॉक्स को ऑन करेंगे जो चीज़ें यूज़ कर रहा होता है हमारे प्रोडक्शन एंड प्लानिंग से। यहाँ पे है GR के प्रोसेसिंग टाइम कितने डेज में जो हमारी GRN है वो मटेरियल की हो जाए, 5 डेज 10 डेज, वो हम यहाँ पे एंटर कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। मीन ये हर उससे रिलेटेड ही बता रहा है कि क्या चीज़ें हैं। ऑर्डर यूनिट क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल ईच में है तो हम उसको ऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं इस मटेरियल को। फॉर एग्जांपल दर्जन में हम इसको वो प्रोक्योर कर सकते हैं, या एक बल्क जो भी हम यूनिट ऑर्डर यूनिट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो बेसिकली ये वो फील्ड्स हमें बता रहे हैं। तो इसके बाद है फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो हम ये टैब्स वगैरह वो फिल करेंगे। अगर MRP से रिलेटेड हमारा मटेरियल है, परचेज ग्रुप कौन सा है, MRP टाइप कौन सी है, ये नेक्स्ट जब हम MRP के टॉपिक पे जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो सिंपल अभी PD यूज़ करते हैं नो प्लानिंग का। मैं MRP ग्रुप बेसिकली जो रिप्रेजेंट जो देख रहे होते हैं उसको, MRP को रन करने के लिए जो ग्रुप डिफाइन कर रहे होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस ग्रुप ने MRP को रन करना है, तो ये बेसिकली MRP का जब टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें डिफाइन हो रही होंगी वो करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे MRP कंट्रोलर है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, वांट टू एंटर। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो उसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन इसको अभी हम क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, अब वो देख रहे हैं कि ये बेसिकली जब हम एक प्रोजेक्ट परचेज कर रहे होते हैं तो उसी को यूज़ कर रहा होता है। तो वैसे ही एक यूज़ करते हैं 200। देखते हैं कि हमें ये नेक्स्ट वर्किंग करने देगा या नहीं।
अच्छा, बेसिकली ये जब पेड वर्जन होता है तो फिर उसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ऐसे भी परचेज किया हुआ होता है, तो अच्छा ये हमें नेक्स्ट लेवल पे ले गया कि क्या चीज़ें कहाँ पे प्लानिंग करनी है हमने। इसके बाद हम जाएंगे प्लांट पे, जब जाएंगे MRP कंट्रोलर। इसको देख लेते हैं क्योंकि जब तक ये कंपलसरी उसमें है तो ये हमें एंटर करने नहीं देगा जब तक हम अगर MRP के उसको सिलेक्ट ही नहीं करते, तो फिर कोई इशू नहीं है, ये एरर हमें नहीं यहाँ पे आएगा। तो अभी इसके बैकएंड पे वो कह रहा है कि जो एक परचेज यूनिट है और उससे रिलेटेड चीजें हैं तो वो भी हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें जस्ट यही है कि नेक्स्ट इस MRP की टैब को हम ऑन ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो चीजें पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने यहाँ पे जाएंगे तो ये जितने भी टैब है हमारे पास आ रहे होते हैं। अकाउंटिंग डाटा जो मेन इसका पार्ट है, दोबारा से हम आ जाते हैं इसी मटेरियल को क्रिएट करते हैं। MM01 में जाएंगे, ये वही हमारे पास मटेरियल टाइप है। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं बेसिक डाटा, परचेजिंग और अकाउंटिंग डाटा और उसके बाद प्लांट। उसके बाद हम जाते हैं परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा प्लांट है और हमने जो स्टोरेज लोकेशन डिफाइन की थी नहीं, ये नहीं की थी। आइडिया है स्टोरेज लोकेशन क्या हमने डिफाइन की थी? अच्छा, उसको देख लेंगे। हमने जो स्टोरेज लोकेशन भी डिफाइन करनी होती है वो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, इसको जब ओके करेंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि NT10 स्टोरेज लोकेशन नहीं है, तो चले जर्नलाइज ही हम इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर हम जब मटेरियल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे अब हम वही यूज करते हैं NT10 यूनिट ऑफ मेजर ईच। उसके बाद चेस ग्रुप हम यहाँ पे ये लगा लेते हैं। इसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट, हमारे पास है अकाउंटिंग व्यू में जो मेन चीज़ें हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे जब भी हम एक मटेरियल टाइप डिफाइन कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो हमने प्राइस लेनी है वो हमारे पास कौन सी आनी चाहिए? मूविंग एवरेज ही, क्योंकि जब भी मटेरियल प्रोक्योर कर रहे होते हैं जो प्राइस होती है ऑटोमेटिकली GRN के टाइम पे वही यूज हो रही होती है। और यहाँ पे हम एक मूविंग एवरेज प्राइस इसकी यहाँ पे इन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है 1000 इसकी मूविंग प्राइस लेंगे। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड प्राइस, तो जब भी मटेरियल हम प्रोक्योर करेंगे तो वहां पे ये स्टैंडर्ड प्राइस को ही यूटिलाइज कर रहा होता है। तो इसके लिए मेन ये है कि जब भी हमने कोई भी मटेरियल डिफाइन करना है उसके अकाउंट इसको प्रैक्टिस करेंगे तो सर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा सर। सही। हाँ, ये बेसिकली इसमें जो चीज़ें मजीद चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगी।
फर्दर जब स्कूल से आप एक बार सिस्टम पे इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करेंगे और इनके नोट जो मैंने बताए हैं उनको एक बार रीड कीजिएगा आप लोग कि किस लिए ये चीज़ यूज़ सही। होती है, वो मज़ीद आपको क्लियरेंस हो जाएगी। तो बेसिकली इसमें प्रैक्टिस ही होती है, जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म आपके माइंड में रहेंगी और इसका बेनिफिट होगा क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अभी मेरा ख्याल कुछ है नंबर जो मिस है, बस अभी ये है कि क्लास को वाइंड अप ही करते हैं। जस्ट बस वो था कि एक मटेरियल को क्रिएट कैसे करना है, वो मेन वो स्क्रीन थी। सर आपके पास कोई टेम्पलेट पड़ा होगा इस तरह के बिजनेस ब्लूप्रिंट का, जिसको हम एज रेफरेंस ले लें और उस पर हम पूरी इतनी हमारी एमएम की कंपनी डिफाइन करनी है स्टार्ट से एंड तक सारा कुछ। हाँ एक है, मैं ना चेक करके ना उसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। तो हम उससे सर उसके ये है बाद कि आप उसमें ना, सीक्वेंस में हाँ चलते हैं। वो नेम, हाँ उसमें आप अपना अलग से हर पर्सन अपना नेम वगैरह चेंज कर लीजिएगा और उसी को फिर लेके फर्दर उसको मैं बस सर्च करता हूँ। तो मेरे पास वो था तो सही एक ब्लूप्रिंट ना कंप्लीट कंपनी से रिलेटेड, तो वो मैं शेयर कर दूंगा आपको ना नेक्स्ट क्लास से पहले, तो ताकि फिर उसमें चीज़ें कैसे चल रही हैं हम वही चीज़ें डिफाइन करेंगे और उन्हीं को यूज़ कर रहे होंगे। तो बस इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और कल फिर दोबारा से हम इस पे वो करेंगे। यहाँ पे जो मेन है और सेकंड यहाँ पे एक ये यूज़ करना है हमने, जब भी अकाउंटिंग डाटा में जाएंगे तो वैल्यूएशन क्लास, ये मैंने बताया था कि वैल्यूएशन क्लास का लिंक होता है हमारे उसके साथ क्या कहते हैं हम एफआई के मॉड्यूल के साथ। तो रॉ मटेरियल है ये, अभी हम ये 3000 यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जब हम एफआई के साथ इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पे हम खुद से अपनी वैल्यूएशन क्लासेस डिफाइन करेंगे और उनको फिर आगे फर्दर हम लेके जा रहे होंगे। तो इसको डाटा को सेव करेंगे तो हमारे पास ये 2001 के नेम से क्या है, एक मटेरियल हमारा डिफाइन हो गया। अगर मटेरियल को हमने चेंज करना है इसके लिए जो टी कोड यूज होगा MM02, और अगर हमने डिस्प्ले करना है MM03, और अगर मटेरियल की लिस्ट निकालनी है तो उसके लिए टी कोड यूज होगा हमारा MM60। बाकी ये है कि मज़ीद हम इंशाल्लाह कल इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एक मटेरियल का मास्टर डाटा तो हमने बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन कर ली, एक बार एक से दो और मटेरियल डिफाइन करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेंडर के मास्टर डाटा का, तो कल हम उस पर अपनी वर्किंग करेंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब ये है कि अब इसके चीज़ों पे आप पे डिपेंड है कि आप इस पे कितनी वर्किंग करते हैं। कल मोस्टली हर पर्सन अपना वो करके आए ताकि मैं चेक करूंगा किसी भी एक पर्सन का रैंडमली कि मटेरियल क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मटेरियल क्रिएट होगा इट्स मीन के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन डन है। यहाँ तक कि अगर मटेरियल क्रिएट नहीं होगा तो इट्स मीन के आपने उस पर वर्किंग नहीं की। तो ये बेसिकली आपकी कल की एक असाइनमेंट में भी आ जाएगा। वो मैं रैंडमली चेक कर लूंगा 5 से 6 मेंबर के कि उनके मटेरियल क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल होती है हमारी वही सेम टाइम 10 बजे क्लास। ठीक। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। एनी क्वेश्चन जो आज का टॉपिक किया है या पुराने टॉपिक से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। वो प्रैक्टिस करके ही ध्यान रहेगा कुछ। सही है। इस पे ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह फिर दोबारा हम इसको पहले स्टार्ट में देख लेंगे अगर क्यूरीज होंगी आपकी। नहीं तो हम नेक्स्ट अपना जो फर्दर टॉपिक है वेंडर मास्टर डाटा। बेसिकली अब क्या किया है, परचेज ऑर्डर में हमारे पास एक मटेरियल यूज होते हैं और दूसरा वेंडर यूज होते हैं। तो नेक्स्ट कल हम वेंडर डिफाइन करेंगे और सैटरडे को मैं सब प्रैक्टिस आप लोगों की होगी उस पे चीज़ें मैं चेक करूंगा आपसे। एक क्विज टाइप होगा और फिर नेक्स्ट वीक में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोक्योरमेंट साइकिल उसको इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो वीक होगा हमारा उसमें PR परचेज ऑर्डर RFQ वो सब चीज़ों की डेली बेस पे एक टॉपिक कवर करेंगे
वो टाइम ये है कि अगर हमारा 1 घंटा से टाइम ऊपर होता है, 1.5 घंटा लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे ताकि एटलीस्ट रमज़ान से पहले हमारे सारे टॉपिक्स कवर हों। फिर ये है कि उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाएगा, और हम ईद के बाद एक सेशन रख लेंगे। उसमें फिर जो भी क्यूरीज होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, तो वो उसमें हम सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है वो। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज।